चलिए आए। इट्स नॉट इम्पॉसिबल इन कोर्ट। बार बार कहते हैं कि वहां जो खोल के पलट के देखना पड़ता है, हैं? घरवा में पलट के देख लीजिएगा तो यहां देखना पड़ेगा खोल करके जी। काहे नहीं देखते घर से? एकदम साफ निर्लज हो गए हैं आप लोग। निर्लज समझते हैं ना, जिसको बिल्कुल भी लाज नहीं लगता हो उसको कहते हैं। रोज एक बतिया कह रहे हैं ना आप लोगों को कि भाई कम से कम थोड़ा देख के आइए, रिवीजन करके आइए। हैं? रिजल्ट हो जाएगा तो अकाउंट में पैसा हमारा भेज दीजिएगा कि ब्रजेश जी के भेज दीजिएगा। बोरे बोरे क्लास लगाते हैं आकर के, हैं? नहीं ना भेजिएगा। खूब होगा तो कहिए कि सर से पढ़े थे, इस संस्थान में पढ़े थे, ये हम लोग के लिए है। लेकिन आपका जीवन भविष्य सुधर जाएगा। रोज बोल रहे कि कम से कम आज जो पढ़े उसका कल घर जाके रिवीजन कर लीजिए, आज ही शाम को रिवीजन कर लीजिए। 1-1.5 घंटे की पढ़ाई है और उस पर आधा घंटा का रिवीजन अगर आप कर लीजिएगा तो अगला दिन आपको याद रहेगा। लेकिन वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब क्विक जवाब उधर से देते हैं ना तो अच्छा लगता है, लगता है कि काम सही हो रहा है। और जब उधर से जवाब नहीं आता है तो फिर लगता है कि काम सब खराब हो रहा है। जब कुछ पूछते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि आपके तरफ से जवाब आएगा, कम से कम जो बता दिए हैं उसका। जो नहीं बताए हैं उसके लिए उम्मीद नहीं करते हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा। कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर के और आर्टिकल 80-81 तक तो एकदम जुबान पर होना चाहिए। ये एकदम क्रोनोलॉजी में आपको सब याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 80-81 के बाद क्रोनोलॉजी नहीं मेंटेन करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखना है। लेकिन 1 से 80 तक के आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको राष्ट्रपति से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से, सिटीजनशिप से आर्टिकल वाइज सवाल बनता ही बनता है। पीटी में बनेगा, मेंस में आप जब लिखिएगा इन सभी मुद्दों पर तो आपको आर्टिकल की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए आप अनुच्छेद डालेंगे आंसर में, तो अनुच्छेद डालने के लिए अनुच्छेद याद ना होना चाहिए कि आर्टिकल आपको याद हो। तो इसका मतलब रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, है ना? रिवीजन करते तो याद होने में इतनी दिक्कत नहीं होती। लैक ऑफ रिवीजन, है ना, पुनराभ्यास का कमी है। ठीक है, प्रयास कीजिए कि थोड़ा हो जाए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। चलिए 36 क्या कहता है? इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, इट्स इथिकली इन्फोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट, है ना। 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना न्याय के साथ, है ना। और न्याय कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 39 क्या कहता है? पुरुष और महिला के लिए, है ना। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन्स। ठीक है। 39A क्या कहता है? आर्टिकल 40 पंचायती राज। किसका कंसेप्ट है पंचायती राज? गांधी जी का। 41 क्या कहता है? असिस्टेंस इन सम रेयर कंडीशन, गवर्नमेंट असिस्टेंस इन सम रेयर कंडीशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी सहायता, जैसे बुढ़ापा हो गया, विधवा की स्थिति हो गई, है ना, विकलांगता हो गया, है ना, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, सूखा पड़ गया, है ना, कहीं बाढ़ आ गया, मतलब कुछ भी ऐसा सिचुएशन बना जो अनसर्टेन टाइप का है, तो ऐसे में गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 42 क्या है? न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, है ना। इक्विटेबल हेल्दी मेंटल कंडीशन एंड मेटर्निटी एड, है ना। तो ये था आर्टिकल 43A लेबर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट,
है ना, कामगारों की प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 समान नागरिक संहिता। चलिए यहीं पे थे हम लोग, आर्टिकल 44 पे, अनुच्छेद 44 जो कहता है समान नागरिक संहिता, है ना, इसी को कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो समान नागरिक संहिता मैंने कल बताया था आप लोगों को, इसका मतलब है कि एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, ठीक है। तो अब क्या है कि कानून तो एक जैसा है ही, लेकिन कानून दो तरह का होता है ना, एक दीवानी और एक फौजदारी, है ना, एक क्रिमिनल और एक सिविल। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कानून होता है जिसके दो टाइप्स हैं, दीवानी और फौजदारी, इसी को कहते हैं क्रिमिनल और यह है सिविल। तो क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ जो है, आपराधिक कानून, ये पूरे देश में एक जैसा है। चाहे किसी भी धर्म का आदमी कोई अपराध करे, किसी भी जाति का आदमी कोई अपराध करे, कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। कानून किसी के साथ कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा, है ना। कानून सबके साथ क्या करेगा, बराबर का व्यवहार करेगा। कानून किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या असमानता नहीं बरतेगा, ठीक है। अब क्या है, तो क्रिमिनल एक्ट बराबर है, तो सीधी सी बात है कि जब क्रिमिनल एक्ट देश में सबके लिए एक समान है, तो ये यूसीसी किसके लिए होगा, दीवानी के लिए होगा, है ना, सिविल एक्ट के लिए। सिविल एक्ट देश में एक समान नहीं है, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के मुताबिक इस कानून को मानते हैं। अब हालांकि हिंदू धर्म में एक कानून बन चुका है, हिंदू कोड बिल 1954, हिंदू कोड बिल 1954 बना हुआ है। तो उसी कोड बिल के माध्यम से हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन के जो लोग हैं, वो अपना सारा काम करते हैं। इस्लाम में क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने कुछ पर्सनल कानून बनाए हैं, तो उनके पर्सनल कानून के माध्यम से इस्लाम को मानने वाले लोग उसके हिसाब से अपना जो निजी जीवन है उसको जीते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक ही देश में हिंदू लोग भी रह रहे हैं और एक ही देश में इस्लाम के मानने वाले लोग भी रह रहे हैं। क्रिमिनल कानून दोनों के लिए एक है, लेकिन सिविल एक्ट दोनों के लिए अलग अलग है। हिंदू धर्म में यदि आपका विवाह हुआ है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपको पत्नी का डेथ ना हो गया हो, है ना, या आपका पत्नी से तलाक ना हो गया हो, तब तक आप विवाह नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम में क्या है कि आप एक से अधिक विवाह की अनुमति है, आप एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, वहां पे होता है, क्योंकि उनका पर्सनल लॉ है। तो हमारा पर्सनल लॉ इस बात का आजादी नहीं देता है, लेकिन उनका पर्सनल लॉ इस बात की आजादी देता है। हालांकि सिचुएशन वहां भी है कि जो पत्नी है उससे आपको सहमति बनानी पड़ेगी, उनसे बातचीत करनी होगी कि भाई क्या मैं ये विवाह कर सकता हूं। अगर बच्चा नहीं हो रहा है ना, पहली पत्नी से अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप दूसरा विवाह कर सकते, कुछ रीजन वहां पे भी है। लेकिन क्या है कि बहु विवाह जो है ये अब ठीक चीज नहीं है ना, मल्टीपल मैरिज जो है वो ठीक नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर पुरुष जो मल्टीपल मैरिज को सही मानता है, तो क्या वो इस बात को भी सही मानेगा कि महिला भी मल्टीपल मैरिज करे? नहीं मानेगा ना।
मतलब लड्डू केवल अपने हाथ में चाहिए, है ना, मेरे हाथ में दो, हम खाएंगे, दूसरे को नहीं देंगे। नहीं, अगर सही है, मल्टीपल मैरिज सही है, बहु विवाह सही है, तो आप महिलाओं को भी अधिकार दे दीजिए, उनको कहिए कि वो भी, क्योंकि अगर ये बात है कि बच्चा होने का बात है, तो ऐसा नहीं, आजकल तो मेडिकल बहुत आगे जा चुका है, अन्य माध्यम से भी बच्चे होते हैं। और दूसरा चीज ये है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो इसके लिए केवल महिला दोषी हो, यह भी तो नहीं है ना, पुरुष भी तो दोषी हो सकता है, दिक्कत उसमें भी हो सकती है। तो ऐसे में महिला को भी चांस होना चाहिए कि पति बदल ले। खराब लग रहा है ना सुनने में ये कि पति बदल ले यार, अब पत्नी बदलने में एकदम नॉर्मल बात है, पत्नी बदलना यार कोई तो एकदम सीधी सी बात, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि नहीं, पत्नी जो है अब वो सोच रही है कि नहीं हमको अब दूसरा विवाह करना है क्योंकि हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो खराब लगेगा, बुरा लगेगा। तो जितना खराब बुरा आपको लगेगा उतना ही खराब बुरा तो सामने वाले को भी लगता है ना। कौन लड़की या कौन महिला चाहेगी कि उसके पास उसकी सौत आके रहे? कोई चाहेगा जी? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर थोप देते हैं क्योंकि वो महिला है, वो क्या कर लेगी, क्या बोलेगी वो, तो इस चक्कर में हम करते हैं, है ना। पुरुष का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो ये तो हो जाता है, अब वही महिला का चल गया, कुलक्षणी है, चरित्रहीन है, तो चरित्र क्या केवल महिलाओं का होता है? कैरेक्टर क्या केवल महिलाओं के लिए बना है? कैरेक्टर तो पुरुषों के लिए भी है। अगर हम राम के देश में रहते हैं, राम में आस्था रखते हैं, जब राम जनकपुर गए और धनुष तोड़ने का जब महायज्ञ चल रहा था तो गुरुदेव की आज्ञा हुई कि भाई जाओ अब तुम ही तोड़ो, किसी से तो टूट रहा नहीं है, तो उन्होंने जाके तोड़ दिया। लेकिन जब विवाह की बात आई तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पिताजी से अभी तक परमिशन नहीं लिया है हमने, और पिता के परमिशन के बिना मैं ये विवाह कैसे करूं? तो विश्वामित्र जी उस समय उनके साथ थे, वही लेके गए थे। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, तुम्हारे पिता ने भी तो 3 विवाह किए हैं ना, एक विवाह तुम यहां कर लो जनकपुर में और दूसरा विवाह तुम अयोध्या में कर लेना पिता की मर्जी से। राजतंत्र में तो ये होता है, मोनार्की में तो चलता है। लेकिन राम पुरुषोत्तम क्यों है? उनके पिता पुरुषोत्तम क्यों नहीं है, या उनके पूर्वज क्यों नहीं पुरुषोत्तम है? क्योंकि राम ने जीवन का एक आदर्श स्थापित किया। राम ने वहीं पे कहा कि नहीं, अब जो ये विवाह है ये मेरा अंतिम विवाह है, मैंने देख लिया, सीता का वर्ण कर लिया, अब सीता के अलावे दूसरी कोई महिला मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी, अब चाहे इसके लिए जो हो। इसलिए पिताजी का परमिशन इसी में ले लेना आवश्यक है। इसलिए पहले इंफॉर्मेशन भेजा जाए पिताजी को, अगर उनकी सहमति है तो विवाह हुआ होगा, असहमति नहीं है तो हमने तो ये धनुष का वर्ण किया तो शर्त तो यही था कि ये करना है, तो इस नैतिक धर्म का भी पालन करना, लेकिन इसके बाद हम दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे। तब जाके खबर गया अयोध्या में कि ऐसी ऐसी बात है, राम ने धनुष तोड़ लिया, विवाह की तैयारी चल रही है। दशरथ जी बारात लेके गए। तो कहने का मतलब क्या है कि राम ने एक आदर्श स्थापित किया, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि भाई अगर एक व्यक्ति कोई आपके जीवन में आ गया तो वही अब आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। वो पुरुष के लिए भी नियम है और वो महिला के लिए भी नियम है। ये नहीं हो सकता कि पुरुष के लिए अलग नियम और महिला के लिए अलग नियम। लेकिन मॉडर्निटी इतनी बढ़ गई है, आधुनिकता हमारे समाज में इतनी बढ़ गई है कि लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल बात है, तो कॉमन बात है ना। लेकिन ये कॉमन बात नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम राम के देश में रहते हैं तो हमें राम के आदर्शों को मानना चाहिए, क्योंकि राम के आदर्श अगर आपने मान लिए तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। फिर पुरुषोत्तम बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। लेकिन दिक्कत है, राम का पूजा करेंगे, राम का बात मानेंगे, राम की क्या के लिए उनकी मंदिर बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे राम के खातिर, लेकिन राम के आदर्शों पर चलने से डर लगता है। राम के आदर्श पर नहीं चलेंगे,
जब माता सीता का अपहरण हो गया तो घूम रहे थे और पूरे जंगल में मानव रूप में थे, तो चूंकि नाटक कर रहे थे, तो कैसे होता है कि जब आदमी कोई उसका बहुत अपना प्रिय आदमी खो जाता है तो आदमी हर व्यक्ति से पूछता है, ठेले वाले से पूछता है, खुमचे वाले से पूछता है, फोटो दिखलाता है कि भाई देखा है इनको कहीं, है ना। वैसी स्थिति राम जी की थी। अब उस समय जंगल में तो ठेले खुमचे वाले थे नहीं, तो कौन थे? पेड़ पौधे पक्षी यही थे। वन में कौन होगा दूसरा कोई? और मानव के तौर पर ये लोग थे, ऋषि महिषी थे, बाकी दुनिया तो नहीं थी वहां पे। तो जब सीता का माता का अपहरण हुआ तो वहां पर वो पूरे से पूछते थे, वनवासियों से पूछ रहे थे और रो रहे थे कि भाई कहीं आपने मेरी सीता को देखा है। तो उस समय माता पार्वती जो थी और शंकर साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि अगर राम इतना ही स्नेह करते हैं सीता से तो एक टेस्टिंग हो जाए, है ना। तो हालांकि भगवान से शंभु ने मना किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा मत कीजिए, उनको टेस्ट करने का जरूरत नहीं है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कर रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम इमोशन में, मैं हमेशा कहता हूं कि महिलाओं के साथ एक समस्या होती है कि इमोशन में निर्णय ले लेती हैं। तो बताया प्रभु ने शिव शंकर कि भाई मत जाओ, मत परीक्षा लो, लेकिन फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और माता सीता का वेश बना करके जंगल में पहुंच गई, राम के सामने प्रकट हो गई। उनको लगा कि राम तो सीता ही समझ लेंगे हमको, लेकिन जैसे ही वो मां सीता के रूप में प्रकट हुई वैसे ही राम जी जाकर के उनके चरणों में गिर गए, बोले माता आप यहां। उनको लगा कि पहचान ही नहीं पाएंगी, तो सीता के वियोग में है और सीता के जैसा हम बन के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो शर्मा गई, जब वो पकड़ा गया, चोरी तो पकड़ा गया ना, उनको लगा था कि पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने तो पहचान लिया। अब जब पहचान लिया, बोला माता आप यहां क्यों आ गई? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि आप पहचान पाएंगे नहीं। तो बोले कि भाई मैं सीता को ना पहचानूं, ये हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कहीं भी हो, और आप मां हैं तो आपको कैसे नहीं पहचान सकते हैं। फिर वो वहां से वो चली गई और वहां से वापस जब भगवान के पास गई, शिव शंभु प्रभु के पास, तो उन्होंने परित्याग कर दिया माता पार्वती का। बोला कि अब आप सीता रूप में आ गई थी, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। और फिर उसके बाद उनको सती होना पड़ा। फिर अगला जन्म हुआ, उस जन्म के बाद जाके पुनः शिव शंभु प्रभु से उनका विवाह हुआ। तो ये सब चीज क्या है? हमारा सनातन हमें क्या सिखलाता है? संस्कार देता है। अगर हम मानते हैं सनातन को तो हमें संस्कारी होना होगा, हमें डिसिप्लिन होना होगा, हमें अनुशासित होना होगा, जो अनुशासन हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। लेकिन हम क्या है, आजकल वेस्टर्नाइजेशन इतना हो चुका है, पश्चिमीकरण, कि हर चीज हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। और एक नया वर्ड आजकल बड़ा चर्चा में आता रही, कूल, है ना। बड़ा कूल है। देखो हमने बोला, हमने कितना मारेंगे ना कि उपाय तो हो जेतो, और कूल टूल के बात बतेलो तो कूल के माने हम एक चीज जानते हैं, ठंडा होता है और कुछ नहीं। तू कुछ कूल का मतलब निकाल रहा है। तो अगर सड़क पे कोई नौटंकी कर रहा है ना, कूल है, कूल है। अगर आप पुलिस के डंडा खोज रहा है, पुलिस के डंडा मिल तो सारा कूलनेस बिगड़ जाएगा, है ना। तो हम स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म संसद में स्पीच दिए तो पूरा भारत को, संपूर्ण विश्व ने अपना गुरु मान लिया कि भाई भारत जैसा कोई नहीं। लेकिन हम उन्हीं आदर्शों और विचारों से धीरे धीरे भटक रहे हैं। तो ये कानून उसी लिए है कि भाई एक देश में एक समान कानून कर दीजिए। ऐसा ना हो कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नियमों को माने। अब ये तो मान लीजिए कि विवाह का मैटर था। अब जैसे पिता के संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार, तो देखिए हमारे सनातन में पिता के संपत्ति में पुत्री का पहले अधिकार नहीं होता था, लेकिन इस्लाम में पहले से था। इस्लाम में पिता के संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार उतना पुत्री का अधिकार, बराबर का अधिकार रहता है, और ये पहले से ही रहा है। लेकिन हमारे यहां मतलब कि सनातन के अंदर में ये नहीं था। पिता के संपत्ति पर अधिकार केवल पुत्र का माना जाता था। ये ठीक बात नहीं था, जबकि इस्लाम में पहले से था।
कि पिता के संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का होगा। तो हमारे यहां ये राइट मिला सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्र का, इसलिए उसका अधिकार आप छीन नहीं सकते। एक मामला हाल फिलहाल में भी से 6-7 महीने पहले हुआ, केरला का ही, केरला नहीं गोवा का एक मैटर था, जिसमें क्या हुआ कि 2 भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्यों? तो उनकी बहन जो थी वो आ गई संपत्ति लेने के लिए, मतलब कि भाई हमको चाहिए। तो वो पहुंच गए कि भाई तुम्हारा जब शादी हुआ तो डॉरीज में हमने बहुत पैसा दिया है, तो जब दहेज इतना दिए तो फिर अब संपत्ति में क्या अधिकार? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि दहेज दे देने से पिता के संपत्ति में से पुत्री का अधिकार कम नहीं होता है। अगर वो लेना चाहेगी तो ले लेगी और आपको देना पड़ेगा। तो अब ये कानून तो बन चुका है ना। लेकिन वो अलग बात है कि हमारी जो बहनें होती हैं वो ये सब काम नहीं करती हैं। आज जो बहन ये सब काम करना शुरू कर देगी उसका मायका छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा जी है? अब कोई भाई बुलाएगा उसको? नहीं बुलाएगा। अब वो कहेगा कि हमारा तोरा में से हिस्सा चाहिए, है ना। तो अगर हिस्सा लेने पहुंच जाएगी तो फिर जब वो कभी मायके जाएगी तो उसको पानी कौन पिलाएगा, है कि नहीं? फिर उसका सम्मान कौन करेगा? मतलब इससे भी समझ, मतलब अधिकार जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकार के साथ कर्तव्य का बोध होना भी जरूरी है। अधिकार है, ठीक है, अरे हम तो चाहेंगे ना, अगर कोई बहन होगी तो ये चाहेगी कि उसका भाई संपन्न बने, ताकि जब भी कभी वो जाए अपने मायके या कहीं भी रहे तो गर्व से कह सके कि मेरा भाई ये है या मेरा फैमिली ये है, मैं जिस फैमिली से आई हूं, है ना। लेकिन उसी फैमिली से जब वो अधिकार मांगने पहुंच जाएगी, राइट मांगने पहुंच जाएगी, तो फिर उस परिवार के बीच में जो संबंध होंगे वो कटु हो जाएंगे, संबंध खराब हो जाएगा। तो खराब संबंधों के बीच जीवन अच्छा भी निकल पाएगा? अब जिस भाई से आप जाके जमीन मांगिएगा उसी भाई को जाके राखी में, रक्षाबंधन में राखी बांध पाइएगा? नहीं बांध पाइएगा ना, ना बांध पाइएगा ना वो बंधवा पाएगा। और कहने का मतलब है कि ये तो पूरा सर्कल है ना। अगर आप अपने भाई से मांगने जा रही हैं तो आपकी भी तो कोई ननद होगी, वो कहेगी तो तू दो हमरा। जब तुम जाके अपने यहां से मांग के लाई हो तो हमको भी तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा? गलत परंपरा का विकास हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? परिवार टूट जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हम अगर जिस सनातन को मानते हैं, इस सनातन ने हमें क्या सिखाया जी? इतिहास में एकमात्र राम कथा है जिसमें संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। इतिहास की सारी लड़ाइयां संपत्ति के लिए हुई हैं, धन के लिए हुआ है, लेकिन राम कथा में संपत्ति को 2 भाइयों ने पैरों से ठोकर मार दिया। तुम नहीं लोगे तो हम नहीं लेंगे, तुम्हारा है वो करे तुम्हारा, वो करे तुम्हारा है। राम के घर में फोटो लगाए हुए हैं, राम का पूजा कर रहे हैं, अब भाई से कह रहे हैं कि 10 धुर जमीन हमार तुहे धैले है। अरे भाई, तो राम का फोटो हटा दो ना घर में से, क्यों रखे हो? अयोध्या जैसा राज जिसने छोड़ दिया अपने भाई के लिए कि लो संभालो अयोध्या, हम चलते हैं वन में, अब कोई झगड़ा नहीं। एक भाई आता है वो कहते कि अरे हमको दे दिया, मेरा तो अधिकार ही नहीं है, तुम ले लो अपना राज। भाई वो जाके वापस करके आ गया। ऐसी परंपरा में पले बढ़े हैं, ऐसे पूर्वज रहे हैं, और ऐसे पूर्वजों के देश में अगर आप 2 कट्ठा जमीन के लिए भाई को मार देते हैं और जाके थाना में केस कर देते हैं और रोज कोर्ट में हियरिंग हो रहा है आपका और आपके भाई के साथ, तो क्या आप वास्तव में राम को मानते हैं? नहीं मानते हैं। फिर राम को मानने का नौटंकी चल रहा है केवल। मंदिर बनाने से राम नहीं बनेंगे, राम तो हृदय में होने चाहिए। राम का सिद्धांत होना चाहिए अपने मन में कि राम ने जैसा जीवन बनाया वैसा जीवन हम जिएंगे। मंदिर में रोज भोग लगा रहे हैं, भाई के साथ तारीख है ना, अभी राम लक्ष्मण का पूजा करके आ रहे हैं, अब मालूम चला कि अभी जाना है कहां जी, तो जाना है कोर्ट में, हाई कोर्ट कहला, तो भाई वाला तारीख है। पगला, उस पूजा का कोई मतलब है? भाई है कह रहा है कि मेरा तो दे दो उसको, ले जाइए, आपका पूरा ठीक है तो ले जाइए आप पूरा। अरे अपने पे विश्वास रखो ना भाई, ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर तो दिए ही हैं, है ना, बिल्कुल कमा लेंगे। कम से कम परिवार टूटेगा तो नहीं, कम से कम एकता तो रहेगी। और जब आप छोड़ दीजिएगा ना तो उस भाई को भी समझ में आएगा कि यार वो तो कुछ लिया ही नहीं, खुदे वापस करने आ जाएगा आपको।
लेकिन जब लड़िएगा ना कि नहीं हमार ना हमार, तो दोनों को लड़ने में मजा आएगा। लड़ने में मजा कब आता है? जब सामने से भी आदमी लड़ रहा हो। अगर कोई आपसे लड़ रहा है और आप कह देंगे यार मेरा लड़ने का मूड ही नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे, आपका आप ले जाइए, तो मेरा ही है, आपको चाहिए ले जाइए, हमको इस पे कोई दावा नहीं करना है। सामने वाला लेके तो चल जाएगा, लेकिन फिर उसको समझ में आएगा, खुद ही आत्मग्लानि होगा। कोई बहुत आपको बोल रहा है, आप भी उसको बोल रहे हैं, तो कुछ उस सामने वाला बोलता ही जाएगा। वो बहुत बोल रहा है, आप चुप हो जाइए, उसको लगेगा यार हम फालतू बोल दिए, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो बहुत सारा चीज का आर्ट है कि किस तरीके से चीजों को आपको डील करना है ना। और ये हमारे परंपराओं में हमें सिखलाया गया है। लेकिन दिक्कत है कि हम परंपरा को तो मानते हैं, लेकिन परंपरा में स्थापित नियमों को नहीं मानते हैं। अगर उन नियमों को मान ले तो फिर जीवन में बहुत तरह की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो जाएगा और कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। तो यही क्या है कि चूंकि सिविल एक्ट सभी धर्मों का अपना अलग अलग है, तो यूसीसी यही कहता है कि जैसे क्रिमिनल एक्ट एक है ना, वैसे सिविल एक्ट भी क्या कर दीजिए, एक कर दीजिए। मतलब इस्लाम में भी वही नियम जो हिंदू धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में भी वही नियम जो पारसी में है। मतलब भारत में जो भी लोग रह रहा है उस सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए, पर्सनल लॉ भी एक ही होना चाहिए। अब जैसे इस्लाम में एक चीज था वही ट्रिपल तलाक जो मैंने बताया था आपको, है ना, यहां पर अब वो खत्म हो गया ना। अब एक ही देश में रहते हुए एक कौम में महिलाओं को ज्यादा अधिकार और एक कौम में महिलाओं को कम अधिकार। ऐसे संपत्ति के मामले में इस्लाम में महिलाओं को ज्यादा अधिकार था, लेकिन हिंदू धर्म में महिलाओं को कम अधिकार था। और विवाह तलाक के मामले में हिंदू धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार है और वहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं था। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है ना, अलग अलग स्थितियां हैं। तो इसलिए ये यूसीसी कहता है कि देश में रहने वाले सभी कौम के लोग जो भारत में रह रहे हैं उन सबके लिए एक जैसा ही कानून बना दीजिए। अगर एक ही विवाह है तो सबके लिए कंपलसरी कर दीजिए कि आप एक ही विवाह करेंगे, नहीं कि एक ही देश में रहते हुए कि वो 4 गो विवाह कर ले है, कोई एगो विवाह कर ले। तो एगो वाला को लग रहा है कि हम 4 गो नहीं के लिए हमरो मिल जाता 4 गो विवाह करने का, है ना, है ना। कितना लोग ये भी कह देता है, ये नहीं कहता है कि 4 गो वाला गलत है, क्या कहेगा कि हमको 4 गो वाला राइट नहीं मिला है। अब पगला, एगो तो संभलाता नहीं है लोग से, 4 गो संभालेगा, है, माथा खराब हो जाएगा। नहीं होगा जी, खाली विवाह नहीं ना करना है, प्रबंधन भी तो करना है, मैनेजमेंट भी तो करना है, परिवार को सुख और समृद्धि भी तो देनी है। तो 5 गो परिवार रहेगा, 5 गो पत्नियां रहेगी, तो भाई तुम मुगल बादशाह हो, वो राजा था, उसके पास संपत्ति था तो मैनेज कर लेता था। यहां तो एगो नौकरी मिलल मुश्किल भइल है, वो नौकरी में 30-35 हजार रुपया का महीना है, अब 30-35 हजार में 5 गो पत्नी संभाल लीजिएगा, मान लीजिए कि हालत खराब हो जाएगा संभालते संभालते। इसलिए अच्छा है कि सब लोग एक विवाह करें और आराम से अपना जीवन सुख में व्यतीत करे। उससे 1-2 बच्चा होगा, उसको बढ़िया एजुकेशन दे पाइएगा। अब 5 गो विवाह कर लिया, अगर 2 गो बच्चा हो गया तो 10 गो बच्चे हो गया। अपना क्रिकेट टीम अपने खोल दिए, अब वो 10 गो बच्चों को पढ़ाइएगा बढ़िया जी, नहीं पढ़ा पाइएगा। आजकल एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, नहीं पढ़ा पाइएगा तो उसमें 2 गो चोर हो जाएगा, है ना, 2 गो बदमाश हो गया, 2 गो कहीं कुछ कर लिया और 2 गो ठीक ठाक होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि छोटा परिवार होगा तो सुखी होगा, समृद्ध होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको आप और आपका सेविंग भी होगा। तो इस हिसाब से भी इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए कि सिविल एक्ट को एक कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है सरकार को कि आप ये यूसीसी को लागू कर दीजिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। एकमात्र स्टेट गोवा में लागू है, बाकी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड भी आदेश जारी कर चुका है लागू करने का, ठीक है, लेकिन पूरे भारत में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये प्रयास चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को एक लेटर लिखा है और उनसे पूछा है कि आप सुझाव भेजिए कि किस प्रकार से कानून बनेगा तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। तो सभी धर्मों से ये सुझाव मांगा गया है। तो संभव है कि ये आने वाले समय में लागू हो जाए, लेकिन कब लागू होगा ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन आने वाले समय में लागू हो जाए। और सब लोगों को इसको मानना चाहिए, क्योंकि जब हर एक समान हर चीज चाहिए तो फिर एक ही देश में रहते हुए व्यवस्था अलग अलग क्यों होना चाहिए? पूरा एक कर दीजिए सबको, है ना, एक देश एक विधान, क्या दिक्कत है? तो वही आर्टिकल 44 है।
इसमें क्या क्या आता है कल ही हम आप लोगों को बता दिए थे, है ना। विवाह आएगा, तलाक आएगा, है ना, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और गोद लेना। अब गोद लेना में भी देखिए एक नियम है कि अगर आप गोद लेने जा रहे हैं, गोद लेने में तो समझ रहे हैं ना, एडप्टेशन, है ना, एडप्ट करने जा रहे हैं, तो जो आदमी किसी को एडप्ट करने जा रहा है उससे और उसके बीच में कम से कम 21 वर्ष का गैप होना चाहिए, 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, नहीं तो इसका भी सब फायदा उठा लेगा। नहीं उठा लेगा, और कौन के ब्याह नहीं हो रहा है तो चल जाएगा कहां, एडप्टेशन करने। वहां क्या करेगा, देख लेगा कि अच्छा कोई है लड़की जो अनाथालय में रह रही है, उसका मॉनिटरिंग हो रहा है, वो कहे कि हम एडॉप्ट करना चाहते हैं, एडॉप्ट करके घर आकर ब्याह कर लेगा। नहीं कर लेगा, कर लेगा नहीं कर लेगा, तो कहा कि भाई 21 साल का गैप होना चाहिए, है ना। ये नहीं होगा कि आप भी 25-30 साल के हैं, 35 साल के, जा करके आप 20-22 साल का लड़की को एडॉप्ट करके लेके चल रहा है, नहीं होगा। 21 ईयर का गैप होना चाहिए, 21 साल का गैप होगा तब एडप्टेशन मिलेगा, नहीं तो एडप्टेशन नहीं मिलेगा। इसलिए देखते हैं लोग छोटा बच्चा को एडप्ट करता है ना। छोटा बच्चा जो रह रहा है उनको एक परिवार मिल जाता है, एक फैमिली मिल जाती है, तो वो एडप्टेशन होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है सो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज के नियम अभी फिलहाल हमारे देश में अलग अलग है ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। तो इस सबको क्या करना है, एक कर देना है, सबको एक कर देना है, यूनाइट कर देना है। इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। और अब एक सवाल आपसे पूछा सकता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे परीक्षा से पूछा सकता है कि आर्टिकल 44 देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है? होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, है? हम्म 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 तो डिफिकल्ट है तो संविधान में प्रावधान तो रखा गया है ना, तो होना चाहिए। पर इतना डिफिकल्ट है कि 70 साल से ज्यादा निकल गया, अभी तक नहीं कर पाए आप। हम्म 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 नहीं होना चाहिए, ठीक। हम्म क्या दिक्कत आपको लगता है, क्या दिक्कत आ जाएगी, बताइए, एक दो दिक्कत बताइए, समस्या बताइए, कौन सा दिक्कत आपको लगता है कि आ जाएगा इस व्यवस्था के लागू होने से। हम्म तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन बताइए ना, बोलने में क्या लग रहा है आपको, क्या कॉम्प्लिकेशन, समस्या, आपको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कि ये नहीं लागू होना चाहिए। और नहीं लागू होना चाहिए इसका मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, आप संविधान निर्माताओं को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो आपको ठोस रीजन देना पड़ेगा ना, कि हंसी मजाक में निकाल दीजिएगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये कहने के पीछे के मुख्य कारक क्या है आपके कि नहीं लागू होना चाहिए, क्या दिक्कत है इसके लागू होने में। सुप्रीम कोर्ट रोज कह रहा है कि लागू कीजिए,
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कम से कम लाखों बार सरकार को कहा होगा कि आप इसको लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है ना देश में, कम से कम वो सरकार को ऐसा कह रहा है, तो आपको इसमें कौन सी दिख रही है दिक्कत है कि भाई वो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा? है तो अब क्या दिक्कत है भाई? हैं? ये तो हाल हो गया कि मतलब है लेकिन कहेंगे नहीं है। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? वो अपना नेताजी लोग पूछे। क्या आएगा यहां पे फिर? आपको क्या लगता है? नहीं बोलना चाहते हैं क्या? कुछ गलत बोलने वाले हैं क्या? है? कल बताएंगे। सिचुएशन बताइए, वर्ड हम देते हैं आपको। है? अगर बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई चीज बोलने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो गलत होगा। और अगर गलत हुआ है ना, तो उसको खत्म होना ही चाहिए। उसको क्यों हम लेके आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। हमारे यहां क्या नहीं था खमिया? सती प्रथा कितना खराब चीज था, खत्म किया ना उसको। तो अगर कमियां है तो खत्म तो करना पड़ेगा, देर सवेर, है ना। केरला में जो मैंने आपको बताया था कि केरला की जो व्यवस्था थी, कितनी शर्मनाक व्यवस्था थी हमारे सनातन के अंदर में, हाँ, खत्म करना पड़ा ना। तो जो कमियां है, जो खामियां है, वो तो खत्म करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर आपको जो लॉजिकल बात करनी है वो ये है कि अगर 44 लागू हुआ तो आर्टिकल 25 सामने आ जाएगा, फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट कहता है कि आपको अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने, उसके हिसाब से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जब है, तो जब एक ही कानून हो जाएगा तो फिर फंडामेंटल राइट का क्या होगा? फंडामेंटल राइट ही तो आजादी दे रहा है हमको कि हम अपने धर्म के हिसाब से आचरण करें। तो हमारा पर्सनल लॉ जो है वो मेरे धर्म के हिसाब से है, तो फंडामेंटल राइट को आप वायलेट करेंगे? ये सवाल आ सकता है, ये मुद्दा हो सकता है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि यहां पर कंट्राडिक्शन होगा। लेकिन फिर अगर कंट्राडिक्शन होगा भी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान निर्माताओं ने कहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस फैक्ट का समर्थन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट कह रहा है कि लागू हो, संविधान निर्माताओं ने कहा कि लागू कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं लागू हो? हां, अब रहा बात कि आर्टिकल 44 को लागू करते हुए सरकार को देश की विविधता का ख्याल रखना चाहिए, देश के डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना चाहिए। अब ध्यान रहे कि बदलाव उन्हीं चीजों में होगा जहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, परंपराएं नहीं बदली जाएंगी। अगर हिंदू धर्म में विवाह हो रहा है तो 7 फेरे लगते हैं तो लगते रहेंगे, नारियल फूटता है तो नारियल फूटते रहेगा। इस्लाम में जब विवाह होता है तो जो कुबूल है होता है, वो होता रहेगा, छुहाड़ा लुटाया जाता रहेगा, परंपराएं किसी की नहीं बदलेंगी। तो वो डाइवर्सिफिकेशन रहेगा ही रहेगा, परंपरा किसी का नहीं बदलेगा। लेकिन हां, जहां पर किसी पर्सनल लॉ के वजह से किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो बदल जाएगा, क्योंकि किसी को किसी का शोषण का अधिकार नहीं है। तो वो जो शोषण वाला पॉइंट है, वो चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो पारसी में हो, चाहे वो यहूदी में हो, चाहे वो जैन में हो, बौद्ध में हो, सिख में हो, किन्हीं के भी पास हो, उसको हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हालांकि जो 1954 का हिंदू कोड बिल है, उसमें सिख कम्युनिटी, जैन, बौद्ध, ये सब शामिल हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह लागू होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को निष्पक्ष होकर के इसको लागू करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि इंटेंशनली हम किसी एक रिलीजन को हट करना चाहते हैं या किसी एक रिलीजन को उसके परंपराओं से उसको अलग कर देना चाहते हैं। नहीं, एक ऐसा कानून हो जिसको कि सब लोग स्वीकार कर पाए, और कानून बनने के बाद, यह आप विकल्प के तौर पर सुझा सकते हैं अपने आंसर में, कि जब कानून बन जाए, एक फॉर्मेट तैयार हो जाए,
तो उसको लागू करने से पहले सरकार को उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। पब्लिक डोमेन में डाल करके उस पर पब्लिक का राय लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून तभी सक्सेसफुल होगा जब पब्लिक मानेगी। बिहार में शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि पब्लिक ही मानने को तैयार नहीं है। अब पुलिस क्या घर घर घूमते रहे? हर घर में एक पुलिस ड्यूटी दे कि भाई कोई बोतल लेके ना आ जाए, कोई मार्केट जाए तो पुलिस साथ ही साथ जाए कि कहीं से पी के ना आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये सोशल रिफॉर्म का मामला है। तो सोशल रिफॉर्म तभी हो सकता है जब हम स्वयं अपने स्तर पे मान ले कि ये गलत है। हमको ये मानना पड़ेगा कि शराब पीने से हमारा लीवर किडनी खराब हो रहा है, पड़ोसी का नहीं खराब हो रहा है, तब जाके ठीक होगा। तो उसी प्रकार से पर्सनल लॉ तभी एक हो पाएगा जब पूरे देश की जनता की सहमति हो, और सहमति लेने के लिए सरकार को कानून बनाने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। और यह सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार ने हर धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया है और उनकी एक टीम बनाई है और उन सबको कहा है कि आप लोग ड्राफ्ट बना के हमको दीजिए। अब क्या होगा कि जब हर धर्म के लोग ड्राफ्ट बना के देंगे तो हर धर्म के लोगों को लगेगा कि सरकार ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, हमारे लोगों ने सरकार को सिफारिश किया। इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार को मदद मिलेगी और यह चीज लागू होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हां, बशर्ते कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है पंथ निरपेक्षता, उसको बचा के रखते हुए किसी को भी यह नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ के उसके धर्म के मामले में इंटरफेयर किया जा रहा है। जो होगा बराबरी से होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। कोई इंटेंशनली किसी भी रिलीजन के अंदर में आपको इंटरफेयर नहीं करना है ना। तो परंपराएं सबकी बनी रहेंगी, जो परंपरा चल रहा है ना। बस क्या होगा, तो जहां पर एक्सप्लॉइटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं उसको खत्म करके उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा और सबके लिए एक कानून बना दिया जाएगा कि सब लोग एक देश में, जो हर कौम की जो महिलाएं हैं सबके पास एक जैसा अधिकार होगा और हर पुरुष के पास एक जैसा अधिकार होगा। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ करेंगे। हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाकर के भोग लगाएंगे और इस्लाम के लोग जाकर मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। वो सब नियम थोड़ी ना बदलने जा रहा है, वो सब नियम सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। बस जो पर्सनल लॉ है, जो व्यक्तिगत कानून है, उस कानून में संशोधन होगा, उस कानून को एक कर दिया जाएगा सबके लिए, ताकि उस कानून के वजह से अपने ही धर्म के भीतर कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आर्टिकल 44 का ये सिग्निफिकेंस है, ध्यान देंगे। प्री में तो रहता ही है, मेंस में और इंटरव्यू के लेवल पर यहां से सवाल हमेशा बनता है, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए बनता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 लेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, है ना। 6 to 14 years चाइल्ड, 6 to 14 years चाइल्ड, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अब देखिए, तो ये पहले डीपीएसपी में ही था, अभी भी है, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अब ये फंडामेंटल राइट भी हो गया। तब डीपीएस में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब तो ये डीपी फंडामेंटल राइट भी हो गया ना। आर्टिकल 21A, है ना, तो आर्टिकल 21A हो गया है, तो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट हो गया। यानी कि अब आपको जो है सो अगर ये शिक्षा नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट हो गया, पहले फंडामेंटल राइट नहीं था। नोट करके लिख लीजिए कि इस प्रावधान को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस प्रावधान को
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, दिस प्रोविजन राइट नाउ अ फंडामेंटल राइट, दिस प्रोविजन राइट नाउ अ फंडामेंटल राइट अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, मतलब अब तो जो चीज फंडामेंटल राइट बन गया, अब उसका कोई महत्व है डीपीएससी में? क्योंकि जब ये डीपीएससी में था तो तब तक उसमें राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था कि राज्य को मन करेगा तो देगा, राज्य को मन नहीं करेगा तो नहीं देगा। लेकिन जब 2002 में ये संविधान में संशोधन हो गया, ये आर्टिकल 21A में चला गया फंडामेंटल राइट, तो अभी कंपलसरी हो गया। अब 6 से 14 वर्ष के किसी बच्चा को अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो तुरंत कोर्ट जा सकता है, लेकिन 2002 से पहले नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो डीपीएसपी था, तो राज्य की इच्छा पर था, राज्य को मन करे तो देगा, राज्य को मन नहीं करे तो राज्य नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, अब 6 से 14 वर्ष वाली प्रोविजंस तो यहां से निकल गया, तब यहां पर बच क्या गया है? तो लिख लेंगे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, इसी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, 0 to 6 years चाइल्ड हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सुविधा। तो यह स्वास्थ्य सुविधा मिलता है कि नहीं? मिलता है। आप देखते होंगे जब हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे का जाता है तो एक तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, दूसरा चीज उसी समय उसको बहुत सारा टीका पड़ता है, बहुत सारा इंजेक्शन पड़ता है बच्चों को, है ना। जब उनका जन्म होता है उसी समय वो सारा इंजेक्शन क्या होता है? निःशुल्क होता है ना। पोलियो का खुराक आप देखते हैं बच्चों को दिया जाता है ताकि भविष्य में पोलियो ना हो, है ना। तो खसरा का टीका पड़ता है ना। हर चीज का टीका पड़ता है ताकि कोई भविष्य में बीमारी ना हो बच्चे को। तो ये सब चीज के लिए पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। तो राज्य ये सब चीज दे रही है, राज्य ये सब चीज कर रही है। जो लिखा हुआ है वो स्टेट के द्वारा अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46, SC ST इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट SC ST कम्युनिटी, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण। ठीक है, जो भी SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या करेगी सरकार? स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, है ना, प्रोटेक्ट करेगी। तो आप देखिए कि जब संविधान बना था उसी समय से SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, 10 वर्ष का रिजर्वेशन उसी समय दिया गया था और आज तक चल रहा है। फिर अभी 2020 में खत्म हो रहा था तो सरकार ने 10 साल और बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि SC ST के प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बहुत सारा बना हुआ है। SC ST एक्ट बना हुआ है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता है, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है समाज के कमजोर तबके के साथ। तो ये SC ST प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसी के तहत बना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप SC ST कम्युनिटी को स्टेट क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट उनका रक्षा करेगा। ऐसा कोई काम राज्य नहीं करेगा जिससे कि SC ST कम्युनिटी का स्टेट के अंदर में दिक्कत हो। समझ रहे? तो ये सारी चीजें यहां पे इस प्रकार से की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 लिखेंगे, पोषण को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन,
है ना, पोषण को बढ़ावा, ठीक है, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा भोजन, ऐसा खाना पीना दिया जाएगा जिससे क्या होगा, पोषण का विकास हो, ठीक है। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, है ना, इसी में पोषण को बढ़ावा और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, है ना, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन लिकर्स एंड निकोटीन एलिमेंट्स। देखिए, तो पोषण को बढ़ावा होगा और नशा पर प्रतिबंध, है ना। राज्य जो है वो ऐसा काम करेगा जिससे लोगों में क्या हो, पोषण का विकास हो। तो आप देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा कुपोषित हो जाता है क्योंकि उसके घर में अच्छा भोजन नहीं मिलता है। मान लीजिए कि उसको दाल नहीं मिल रहा है प्रॉपर रूप से, हरी सब्जियां नहीं मिल रही है ना। तो जैसे कुपोषित बच्चा सब क्या होता है, हाथ पैर एकदम पतला पतला, पेटवा रहेगा एकदम बड़ा निकला हुआ, नहीं, हाथ पर एकदम सूखा सूखा रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषित बच्चा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला। इसलिए आप देखेंगे सरकार ने एक योजना चलाई थी सरकारी स्कूल में, मिड डे मील। सरकार होता है दोपहर का भोजन, खिचड़ी बनता था स्कूल में, है ना, खाए कि नहीं स्कूल में खिचड़ी आप लोग, है ना। हाँ, तो पहले तो स्टार्टिंग में खिचड़ी आया, फिर बाद में मेनू लिस्ट आ गया कि डे के हिसाब से कि मंडे को क्या देना है बच्चों को मिड डे मील में, ट्यूसडे को क्या देना है, वेडनेसडे को क्या देना है, थर्सडे क्या देना है, फ्राइडे क्या देना है, सैटरडे क्या देना है। हर रोज का एक मेनू लिस्ट बनाया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जाए। जो उसके घर में नहीं मिल रहा है वो उसको स्कूल में दे दिया जाए। उससे पहले था कि स्कूल में क्या करते थे, चावल बंटता था, तो लगा कि उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुपोषण खत्म नहीं हो रहा है। तो इसी आर्टिकल 47 के तहत ही मिड डे मील का प्रोविजन किया गया कि सरकारी स्कूल में, अब गरीब के ही बच्चे तो जाते हैं वहां पढ़ने, अमीर के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, तो उनको तो खाने पीने का, उनको पोषण का कोई दिक्कत नहीं है। पोषण का दिक्कत किसको है, गरीब के बच्चे को, है ना, जो ना तो अच्छा से घर में खाना खा पा रहा है, ना उसको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। तो सरकारी स्कूल में यह कहा गया कि जब लंच होगा तो वहीं पर बच्चों को जो भोजन दिया जाएगा वो न्यूट्रिशन वाला भोजन दिया जाएगा, है ना। उसमें बच्चों को पोषक पदार्थ खिलाया जाएगा जिससे कि बच्चों के अंदर में कुपोषण की कमी खत्म हो पाए, ठीक है। तो वो इसी के तहत होता है। अब है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, तो अपने बिहार में शराब बंद है, तो ये शराब बंदी का भी जो कानून बना है ये आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही बना है, क्योंकि यही कहता है नशा पर प्रतिबंध, ठीक है। तो नशा पर प्रतिबंध जो हुआ है, लगाया गया है, ये 47 के तहत लगाया गया है, और भी स्टेट्स में बंद है। तो कोई भी नशीला चीज पर अगर बैन लगता है, प्रतिबंध लगता है, तो वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत लगता है। एक कफ सिरप आया करता था कोरेक्स, है ना, बैन हो गया, नहीं आता है, अब नहीं मिलता है अपने यहां। क्यों, क्योंकि उसमें माना जाता है कि उसमें नशीला पदार्थ है उसमें। देखते वैसे भी आप कफ का सिरप जब पीते हैं तो आपको नींद आने लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा नशा का ये होता है, और कोरेक्स में ज्यादा था। तो जब अचानक से जब बंद हुआ ना, तो पियकड़वा सब क्या किया, कोरेक्स लेके आप पूरा पी जाता था, बोतल का बोतल, है ना, ताकि थोड़ा आराम हो, है ना, जो नीड है, जो तलब लग रही है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो सरकार ने उसको बैन कर दिया, बोला कि नहीं अब ये नहीं बिकेगा, क्योंकि इसके वजह से लोग, और इसका दुरुपयोग, अब तो दवा है उसमें और भी चीजें मिली हुई हैं, तो अब अचानक से कोई दवा का बोतल पी जाएगा तो उसको हानि ना करेगा, अच्छा तो नहीं करेगा। तो फिर उसको जो है सो बैन कर दिया गया। तो जो आपका पोषण है उस पोषण को बढ़ावा देना और जो नशा की चीज है, इस सब चीज को खत्म करने का जो श्रेय है वो आर्टिकल 47 को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48।
लेंगे प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन, कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन, कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन। ठीक है, अब देखिए, तो कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन मतलब कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का काम करेगी सरकार, और ऐसा काम करेगी कि ये एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा मिले। क्योंकि अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना भी हो जाए, अंबानी अडानी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इनके फैक्ट्री में ऐसा कोई प्रेशर कुकर तो नहीं बनने वाला है ना जो आयरन को गला करके चावल बना दे। तो अल्टीमेट तौर पे पेट कहां से भरेगा? किसानों के खेत से भरेगा। किसान अपने खेत में चावल प्रोड्यूस करेंगे और वही चावल हमारे यहाँ प्रेशर कुकर में चावल का आनंद दे पाएगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप इतनी जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है देश की, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी देने के लिए आपको कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखते हुए होंगे कि जो खेत, जब हम लोग पटौनी समझते हैं ना, इरिगेशन जिसको कहते हैं, सिंचाई, तो जब इरिगेशन होता है तो अब सरकार क्या करती है? इरिगेशन के लिए भी सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिसिटी जो जाता है तो उसको सरकार सब्सिडी दे करके उसका बिल कम कर देती है, ताकि किसान टाइम पर अपने खेतों को पानी दे सके। इसके अलावे जब खेती होती है तो आप खेत में देखते होंगे कि खाद छीटा जाता है ना। तो उन सभी खाद को पर भी सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है ना, ताकि खाद सस्ता में मिल जाए और किसान जाकर के उसको ये करे। फिर एमएसपी रिलीज करती है सरकार, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इतना जो है हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आपके पास अनाज उत्पन्न हो गया तो इस प्राइस पे तो हम आपसे खरीद ही लेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको हानि नहीं होने देंगे। तो ये सब चीज क्या है? कृषि को बढ़ावा देने का काम है। तो ये इसी के तहत होता है। एक बैंक भी है नाबार्ड, है ना। जैसे आरबीआई पूरे देश के लिए है, वैसे किसानों और लघु उद्योगों के लिए नाबार्ड है ना। नाबार्ड से सीधे आपका काम नहीं हो सकता है, क्योंकि नाबार्ड स्थानीय स्तरों के बैंक को मॉनिटर करता है और कृषि वित्त वही उपलब्ध कराता है। जैसे आरबीआई, अब आपका अकाउंट आरबीआई में नहीं हो सकता है, स्टेट बैंक में होगा, क्योंकि देश के सभी बैंकों का गार्जियन आरबीआई है। आरबीआई सरकार की बैंक है ना। सरकार का अकाउंट आरबीआई के पास है, किसी आदमी का अकाउंट नहीं हो सकता है। और आरबीआई सारे बैंकों को मॉनिटर करती है। ठीक उसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर नाबार्ड है। तो नाबार्ड स्थानीय स्तर के जो बैंक हैं, लघु वित्त बैंक, है ना, स्मॉल फाइनेंसेस जो देते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड करता है। तो नाबार्ड के माध्यम से छोटे बैंकों को पैसा मिलता है और वो छोटे बैंक कृषकों को पैसा देते हैं अपने खेती को ठीक तरीके से करने के लिए। साथ ही लघु मध्यम उद्योग के लिए भी पैसा वहां से आता है। जो लोग छोटे स्तर पे उद्योग धंधा कर रहे हैं गांव के स्तर पे, तो उनको भी लोन वहां से मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये सब किसके तहत मिलता है? आर्टिकल 48 के तहत मिलता है। ऐसे ही अब पशुपालन है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है, तो इसमें भी अगर अब कहीं गौशाला चल रहा है तो बहुत सारी गायें हैं, तो वहां से दूध आ रहा है, तो दूध के बहुत सारी मिठाइयां बनती है ना। तो क्या है कि अगर वहां पर भी कोई इन्वॉल्व है तो एक तो उसको वहीं पर रोजगार मिला हुआ है और उसका कनेक्टिविटी मार्केट से भी है, तो इसलिए सरकार उसको ही प्रमोट करती है। साथ ही जो गोबर निकलता है, तो गोबर के माध्यम से भी एनर्जी क्रिएट करने का काम किया जाता है ना, खाद बनाने का काम किया जाता है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? तो चीजों को ठीक करने की एक प्रक्रिया है। तो अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का भी करिएगा तो आप सरकार से इसके लिए पैसा ले सकते हैं। सरकार इसके लिए लोन देती है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे, है ना। खेती के लिए भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है, ताकि किसी को भी खेती करने में या पशुपालन करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहीं पर जब पशुपालन को बढ़ावा देने का बात है, तो इसी में एक बात है, दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी, है ना। तो बहुत बार विवाद हो जाता है गाय को लेकर के, लेकिन दूध तो बकरी भी देती है ना।
विवाद केवल एक चीज के लिए क्यों, है ना। लेकिन वहां पर ध्यान ये रखना है कि संविधान में स्पेशली गाय का नाम नहीं लिखा हुआ है, वहां पर यह लिखा हुआ है दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, कि जो भी पशु दूध देने की स्थिति में है उनकी हत्या नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब दुधारू तो जब तक ऐसे भी जब तक पशु दूध देते रहते हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो कोई कुछ थोड़ा ना करता है। लेकिन जब एक टाइम आएगा कि दूध देना बंद हो जाएगा, एक टाइम के बाद तो बंद हो जाएगा ना, तो अब ऐसे में फिर क्या होगा, फिर तो यूजलेस हो जाता है ना। फिर लोग क्या करता है, फिर जाकर लोग बेच देता है। तो जो बेचता है उसको पता नहीं है कि क्या होगा। आप जिसको यूजलेस समझ करके अब आप बेच रहे हैं या उसको बिलगा दिए अपने घर से, तो कहीं ना कहीं तो उसका अंतिम स्थिति आएगा ना। तो उसी में क्या होता है, मारा जाता है, लोग मार देते हैं, क्योंकि इसका भी प्रोफेशन कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि दोनों ही चीजें चल रही है, तो दोनों केवल कह देने से कि खत्म कर देंगे, खत्म नहीं होगा। अगर सरकार चाहती कि बंद हो, तो पहले तो सरकार ऐसे जो गायें हैं या ऐसे जो पशु हैं जो जो दूध देना बंद कर चुके हैं, तो उनके निस्तारण का प्रबंध करे बढ़िया से। आज दूसरे लोग जो इस प्रोफेशन में है उनको भी दूसरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि दोनों ही लोगों का ही क्या है, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। अब आप चिकन खाते हैं तब ना मुर्गा कटता है जी, आप खाना बंद कर दीजिए, मुर्गा कटना बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मुर्गा कटना गलत बात है। अरे भाई, कट इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड है, डिमांड ही खत्म कर दीजिए ना मार्केट का, तो कितना दिन कोई मुर्गा काट के फेंकेगा। तो मेन प्रॉब्लम तो कहीं और है, आज सॉल्यूशन सरकार कहीं और खोजती है। तो जहां पर प्रॉब्लम राइज कर रहा है वहीं पर अगर सॉल्यूशन किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहां पर बीमारी है वहीं पर यह करना चाहिए। भारत सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक है। अभी पिछले ही साल हम आगे आए हैं नंबर 1 पर। तो जब इतना हो रहा है, एक सब कैसे हो रहा है, तो यहां पे तो आपको फॉरेक्स आ रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार मिल रहा है, तो आपको ठीक लग रहा है। और गलत है तो हर जगह पे गलत है ना, एक ही जगह पे गलत कैसे हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम और व्यवस्था को हर चीज में प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इमोशनली नहीं, है ना। और हर चीज का अपना एक ना एक तो है, ह्यूमन बॉडी ही है। जब ये निकल गया तो अब इसका कोई मतलब है, कोई औचित्य है, तो क्या करता है, कोई जला देता है, कोई जाकर धरती में दफना देता है, कोई ऐसे ही छोड़ देता है, चिल हुए अपना बॉडी बनाते हैं। तो हर लोग अपने परंपरा के हिसाब से तो करते ही है ना। तो ऐसा जीवों के साथ भी होता है, क्योंकि वो भी जब एक टाइम पर ये नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो लेकिन इस सब चीज पर भी बहुत बार देश के अंदर में डिबेट और डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 48 के अंदर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, इसको प्रमोट और प्रमोशन देने का बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 क, वन्य एवं वन जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन और वन्यजीव अभयारण्य, है ना। देखिए, फॉरेस्ट जो है उसको सरकार क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। वनों को आप ऐसे ही काट नहीं सकते हैं, लकड़ी काट के बेच नहीं सकते हैं, है ना।
पुष्पा देखा होगा आपने, झुकेगा नहीं, है ना? है क्या है? हाँ, तो जंगल की जो लकड़ी है, तो पुष्पा झुकेगा नहीं, फ्लावर नहीं फायर है ना? तो ये फ्लावर फायर सब रिले में होता है, रियल में नहीं। रियल में जो झुकेगा नहीं वो टूटेगा, है ना? कि पुलिस का जो डंडा है वो तोड़ देता है धर के फिर, है ना? तो आर्टिकल 48A कहता है कि वन और वन जीवों का संरक्षण किया जाएगा। तो वन को कोई काटेगा नहीं, वन की लकड़ियों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, उनको बेचेगा नहीं कहीं, है ना? और अगर ऐसा कोई करते हुए कोई पकड़ा गया तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ये यूपीएससी से आईएफएस में लोग जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो जेल एसपी, जंगल एसपी भी होता है, जिसका ड्यूटी जंगल में होता है ना? जो यही देखता है कि जंगल के पेड़ पौधे ना कोई काट पाए, जंगल के कोई क्षति ना पहुंचा पाए, और उसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसका उपाय होता है। वो तो मूवी था, इसलिए वो पूरा अपना डायलॉग बाजी करके चल गया, है ना? लंगड़ लंगड़ करके लंगड़ता ही था ना जी, तो उसका लंगड़ापन में इतना सब क्रेज बना दिया। दूसरा एक वाम आदमी बेचारा अगर लंगड़ने लगे तो लोग उसका मजाक बना देगा, और लंगड़ रहा तो वो स्टाइल बन गया, है ना? रील्स बनने लगे, उस पे लोग रील्स बना के ही करने लगे, है ना? तो कहने का मतलब है कि वो तो रियल लाइफ में हुआ, रियल में कोई करे तो देखिए पुलिस उसको सिखाएगी कि ये सब करने का क्या आनंद होता है। क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको क्या कर दिया गया, डीपीएसपी में डाला गया, स्टेट को कहा गया कि स्टेट इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम कानून बना करके वनों को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा वन जीव संरक्षण है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है? तो और दूसरा जो इसका हिस्सा है वन जीवों का संरक्षण, कि जंगली जीवों को भी आप नहीं मार सकते हैं। तो इसका हाल बताएंगे आपको सलमान खान, है ना? हम साथ मूवी शूट कर रहे थे, आज चल गए शिकार करने, राजस्थान के जंगलों में काली हिरण को मार दिए। और देखिए हिट एंड रन मामला, जो मुंबई के फुटपाथ पर सोए हुए लोग उनके कार के नीचे आ गए थे, है ना, जिसमें मर्डर हुआ था, उसमें से वो बरी हो गए, लेकिन हिरण के मामले में अभी तक बरी नहीं हुए। तो ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट है कि जंगल के जीव को आप नहीं मार सकते हैं, है ना? जंगली जीव को यदि आप मारते हैं तो फिर आपको जेल हो सकता है। इसलिए हर राज्य में आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है, जहां पर जीवों को रखा जाता है। जीव उसमें अंदर में स्वतंत्र रूप से उस जंगल में घूमते हैं, आम आदमी को जाने का नहीं है उसमें, है ना? और वहां पे जाकर के आप जीवों को नहीं मार सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 48 में वन और वन जीवों के संरक्षण को शामिल किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49 लिखेंगे। ये क्या कहता है? तो कहता है कि स्टेट्स प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ monuments and places and objects of national importance, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है?
तो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो ये हैं मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसे आप देखते हैं कि लाल किला क्या है? बिल्डिंग है, इमारत है, जो मध्यकाल में बना है, शाहजहां ने बनवाया है। तो क्या है? भारत के लिए एक अच्छा चीज है ना, मतलब यहां पे लोग आते हैं इसको घूमने के लिए, देखने के लिए। तो इससे क्या होता है? भारत को फॉरेक्स आता है, तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसलिए इसका प्रोटेक्शन होता है। दक्षिण भारत के मंदिर, जो बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं दक्षिण भारत में, वो सब क्या है? वो सब भी लोग देखने के लिए, घूमने के लिए आता है ना, उससे बहुत सारा इनकम होता है। तो वो सब क्या है? सब चीज का संरक्षण करना है। ऐसे आप म्यूजियम में जाते हैं तो म्यूजियम में क्या है? ऐतिहासिक चीजों को रखा गया है। इतिहास में जो चीजें हुई हैं उन सब चीज को म्यूजियम में रखा गया है। तो सब क्या है? वो सबसे सरकार को पैसा मिलता है ना, और वो सबसे सरकार अपने इतिहास को लोगों को दिखलाती है कि भाई अब आप म्यूजियम जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं ना, तो टिकट खरीद के क्या देखने जाते हैं? वही तो अपने इतिहास की चीजों को, वस्तुओं को देखने जाते हैं। तो ऐसा आपका जो कल्चरल हेरिटेज रहा है, जो आपका सांस्कृतिक पहचान रहा है, उन सभी सांस्कृतिक पहचानों को जो है यहां पर आपको गारंटी किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहां पे दी जाती हैं और उपलब्ध कराई जाती हैं। क्लियर है? तो इसको जैसे आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, और इसके लिए आप देखते होंगे कि जब कहीं आप जाते होंगे किसी भव्य कोई ऐतिहासिक स्थल पे या कोई मंदिर के पास ना, या आप गए आप ताजमहल घूमने, तो वहां पर एक कुछ जवान होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो कौन से जवान होते हैं? CISF, CRPF नहीं, CISF। CISF के जवान जो हैं सो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसके तहत? इसी आर्टिकल 49 के तहत, अनुच्छेद 49 के तहत। क्लियर है? क्योंकि इस सब चीज को दिक्कत या डिस्टरबेंस नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, तो हम लोग के यहां कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग ही हैं। दोनों एक दूसरे से कोई संबंध तो है नहीं, दोनों का है नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका एकदम अलग है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार का क्या इंटरफेरेंस? कोई इंटरफेरेंस नहीं। सरकार का बस इतना है कि जजों को नियुक्त कर दे, बस बात खत्म, है ना। वो भी जज को नियुक्त करने में सरकार की नहीं चलती है, जजों की ही चलती है, जिसको कॉलेजियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्था यहां पर चलती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो टाइम हो गया। किसका बजा है? तुम्हारा ना बजा है? तुम्हारा बजा है जी? है तुम्हारा बजा है जी? टाइम हो गया। कल हो तुम लेट आए थे, आज तुम्हारा टाइम पर फोन बजा है? हैं? बोल के नहीं आते हो कि भी क्लास कर रहता है? पगला, कम से कम अपना आदमी सबसे तो बताइए देना चाहिए कि इस टाइम में क्लास हमको डिस्टर्ब नहीं करना है ना। है? किसको किसको बोले? किसको किसको बोले? वो तो तू लुटा जी तो है ना। किसको किसको बोले? घरे बोल दो अपने। हाँ, तो घर से नहीं ना आता है, तो जब घर से नहीं आता है, बेवड़ा कुछ होता है जी? है? पेकड़ है। बेवड़ा तो पेकड़े को बोलते हैं, पीओ के जो गिरा रहता है सड़क उड़क पर। तो ऐसा दोस्त रखे हो? हैं? पगला, अरे बेवड़ा दोस्त रखे, क्या कीजिएगा? मना करेंगे, फोन ऑफ कर देंगे। तुमको जी कलेक्टर हो पटना के? हैं कि पटना के सीनियर एसपी हो, या ट्रैफिक एसपी पूरन झा तुम ही हो कि फोनवा नहीं उठाओगे तो पकड़ा जाएगा? हैं? नहीं उठाओगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो जाएगा। फोन को साइलेंट करना सीखिए, समझ गए ना। इतना इंपॉर्टेंट फोन नहीं आता है। पहले अपने आप को उतना इंपॉर्टेंट बना लीजिए लाइफ के अंदर में
कि किसी का फोन रिसीव नहीं करने से किसी का जीवन बर्बाद हो सके। समझ रहे हैं? तब ना फोन रिसीव करने का मतलब है। अभी क्या है, उठा के हंसी मजाक है कि हो लो हम आए लो क्लास में। अब पगला, एक बात का कोई मतलब है? फोन उठाए, बोला सामने वाला हमरा पकड़ा गई लो, तो लड़कों को फोन करते हैं। तो ना पावर का ना मतलब है। इसे क्या महत्व है फोन का? ये तो फोन बना करके बर्बाद कर दिया हम लोग के जनरेशन को पूरा का पूरा। हम लोग तो थोड़ा बहुत बचे हैं, इसके बाद वाला और नहीं बचेगा। जो नेक्स्ट, जो बचपने से मोबाइल में गेम देख के बड़ा हो रहा है ना, हम लोग तो कम से कम आउटडोर गेम खेल के ना बड़े हुए हैं जी। है जाके मुंह का नाक फड़वाए हैं बाहर में, है ना, कबड्डी खेल के, क्रिकेट खेल के, गिल्ली डंडा खेल के, लट्टू नचा करके, है ना, गोली खेल करके, है ना, मारपीट किए तो देह हाथ भी मजबूत हो गया है। और नया जनरेशन जो आ रहा है, वो तो डिब्बा का दूध पीता है ना। उसके बाद से उसका क्या हाल है, ऊपर से वो रहेगा घर में लेगा वो क्या नाम है, पबजी। हाँ पबजी मोबाइल में लेके गेम खेलेगा। ना उसका शरीर मजबूत होगा ना उसका दिमाग मजबूत होगा, है ना। कोनो डांट देगा बढ़िया से तो उसका हालत खराब हो जाएगा। हम लोग डांटाते बड़े हुए हैं तो डांट का कोई असर नहीं पड़ता है ना। मतलब हरमुटा हो गया आदमी, है ना, मजबूत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी किस सिचुएशन से बड़ा होता है ना, वो उसके पर्सनालिटी पर बहुत इंपैक्ट डालता है। वर्तमान का जो जनरेशन है अभी जो आ रहा है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसका पूरा बचपन उसका मोबाइल खराब कर रहा है, और इस वजह से उसके पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बर्बाद तो हम सबको भी किया, लेकिन हम लोग कम से कम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि बचपन बर्बाद नहीं हुआ, है ना। अब जो बर्बाद हो रहा है वो अभी का समय बर्बाद हो रहा है। अब इसी में जो बचा लिया वो आबाद हो जाएगा, और जो नहीं बचाया वो बर्बादे रहेगा, है ना। अब दिक्कत बर्बादी का सबसे अच्छा बात क्या है ना, या सबसे बुरा बात, कि जब आप बर्बाद हो रहे होते तो बड़ा आनंद आता है, तो बहुत मजा आता है यार, कोई बात नहीं, सब तो होता है। लेकिन जब समय निकल जाता है, बर्बादी वाला फेज जब खत्म हो जाएगा, तब फिर अफसोस होना शुरू होगा। और दिक्कत ये होगा कि जब अफसोस होना शुरू होगा तब टाइम नहीं होगा, फिर जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसी तरीके से जीवन में करना पड़ेगा, जिससे कि जीवन में बस जीवन चल जाए। फिर जीवन जी नहीं पाइएगा, जीवन काटिएगा, कि ईश्वर ने इतना दिन दे दिए हैं उतना दिन काट लेना है। तो इसलिए प्रयास ये करना है कि काटने का नहीं, जीने का मौका मिले, और जिए अपने शर्तों पर, अपने वसूलों पर। तो अपने शर्त अपने वसूल पर तबे जिएगा जब आप उस हिसाब से अपने आप को उस काबिल बना लीजिएगा। तो आर्टिकल 50 तक हम देख लिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद डीपीएसपी खत्म हो जाएगा, फिर हम सुने करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ओके, चलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना?